Hello everyone, welcome back to my YouTube channel that is the BH Law Entrance Exam by your coach Bakul Hanspal. This is Bakul Hanspal, the founder and the CEO of this startup, and today we are going to talk about the criminal justice system. तो हमने अपनी पिछली वाली लीगल रीजनिंग वाली सीरीज में हमने सब कुछ कवर कर लिया था, मेजरली सब टॉपिक्स खत्म हो चुके थे। हमने फैमिली लॉ पूरा खत्म कर लिया था अच्छी तरीके से। अगर आपने नहीं देखा तो आप एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर देख लो, आई बटन पर भी मैं डाल दूंगी। मैरिज एंड डिवोर्स एक अच्छी खासी सीरीज थी जो हमने चलाई थी। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए जो हम सोर्स उठा रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी क्लास 11th एनसीईआरटी, बिकॉज अगेन इट्स वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज। आई डोंट थिंक सो, आई नीड टू reiterate that again and again, right? So we are going to do that in the very video today. अब देखिए, अब मैं ये आपको चैप्टर अगर मैं पूरा ले लूं तो पूरा फुल फ्लेजेड चैप्टर है ना, क्लास 11th का। आई शो यू द चैप्टर्स नेम एज वेल। दिस इज अ फुल फ्लेजेड चैप्टर, करेक्ट? जुडिशियरी, कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल, क्रिमिनल कोड्स एंड प्रोसेसेस। सिविल इज नॉट so important for us, right? The thing which is important for us is the criminal justice system. So we're going to do this first, and after that we are going to proceed with civil and constitutional. आप कॉन्स्टिट्यूशनल के बारे में बात करें, ये मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वाली सीरीज में ना ये सब चीजें पढ़ाई थी। ये जो 3 तरीके के डॉक्ट्रिन्स है ना, इसकी मैंने सेपरेटली वीडियो बनाई है। इनफैक्ट मैंने 5 तरीके के डॉक्ट्रिन समझाए जो इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। ये मैंने केस के भी फैक्ट्स बताए हैं, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र FN बलसारा है, बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। अगर वहां से समझ में नहीं आया क्योंकि वो छोटी वीडियो है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं एक बार अच्छी खासी वीडियो इसके लिए बना दूंगी 10 मिनट की। ठीक है? बेसिक स्ट्रक्चर भी मैंने एक्सप्लेन करके रखा है, एपेलेट जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ठीक है, हायरार्की ऑफ कोर्ट्स। कुछ चीजें बस छोटी मोटी बची है, वो मैं अगले सेशन में ले लूंगी, लेकिन आज हमारी प्रायोरिटी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। ठीक है? हमने रेस्ट ऑफ जूडिस, रेस्ट जुडिकाटा भी कर लिया है। ये मैं यूट्यूब शॉर्ट्स के माध्यम से मैंने इसको एक्सप्लेन करा था, या फिर इंस्टाग्राम रील के माध्यम से आप इसको देख सकते हैं, बिकॉज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दीज थिंग्स, राइट, वाया इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स। सो ऑन माई चैनल इटसेल्फ आई एम गोइंग टू अटैच एवरीथिंग ऑन द आई बटन। Okay, we are going to start with this, that is structure and functioning of the criminal court system, right? तो हमारे यहाँ पर BNS और BNSS दोनों प्ले में आता है, ठीक है, right? So we are going to talk about these two things today. But हम पहले बात करें colonial version, that is IPC, because NCERT ने अपने आप को इतना अपडेट नहीं करा। अब देखिए, हम जो अपना नेक्स्ट सीरीज चलाएंगे ना, हम IPC में स्पेसिफिकली वो टॉपिक रखूंगे अपने YouTube चैनल पर, क्योंकि जो मैं आईपीसी रखूंगी ना वहां पर मैं जो भी चीजें ना, जैसे हर्ट का क्या डेफिनेशन है, थेफ्ट का क्या डेफिनेशन है ना, सेक्सुअल असॉल्ट का क्या डेफिनेशन है, वो सारी चीजें मैं उसमें पढ़ाऊंगी। सो वी आर गोइंग टू बेयर, आई वुड से ब्रेक द बेयर एक्ट, राइट? दैट वी आर गोइंग टू डू टुडे, मतलब नॉट टुडे बट टुगेदर, राइट? वी आर गोइंग टू डू इट टुगेदर। और आई वुड से आई वुड ब्रिंग अ लाइव सेशन, ठीक है, जहां पर बेयर एक्ट हम कवर करेंगे क्लैट के लिए। ये भी क्लैट के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसको कोई पढ़ाता नहीं है इस पर्टिकुलर टॉपिक को, ठीक है? सो आईपीसी के बारे में बात करें और सीआरपीसी के बारे में अगर हम बात करें तो हम इसका अब तो रिवैम्प्ड वर्जन देखते हैं। रिवैम्प्ड वर्जन ऐसा नहीं कि वो बहुत ज्यादा ही रिवैम्प्ड है, उसमें कुछ ट्वीक्स भी करें, कुछ रिवैम्प्स भी करें। स्पेशलिटी वर्ड हटा दिया, देन हमारा आर्टिकल 377 वाला शब्द हटा दिया, देन सोडोमी वाले वर्ड्स हटा दिए। तो ये कुछ ज्यादा मेजर डेवलपमेंट्स आए हैं उसके अंदर, राइट? कुछ 15 दिन से 20 दिन उन्होंने कर दिया डेडलाइन, राइट? नो डेडलाइन इन टर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर ऑफेंस दैट इज कमिटेड बाय समवन अंडर आईपीसी. So some of the changes have been brought about, but they are not significant changes that we can just, I would say, be oblivious to IPC completely, right? You don't have to be. We are going to do it in depth, okay? जितना क्लैट के लिए relevant है, that we are going to do. Otherwise, that's whole your, I would say, your ball game there in the law school. So let's do it today. पहले हम आईपीसी के बारे में बात करें। आपको ऑलरेडी पता होगा सब्सटैंटिव लॉ में प्रोसीजरल लॉ में फर्क क्या है। इफ नॉट, आई वुड बी प्रिपेयरिंग अ सेपरेट वीडियो, बट फॉर नाउ आई विल टेल यू सब्सटैंटिव इज समथिंग व्हिच just contains facts, just contains that what is theft, what are the punishments for theft, right? These two things would be mentioned. However, when I'm talking about procedural laws like CRPC, I'm basically emphasizing over the fact that what would be the procedure, right? Post somebody had committed the offense, right? So let's suppose somebody has committed theft, किसी ने चोरी कमिट करी है, चोरी के बाद का प्रोसीजर क्या होने वाला है, राइट? और मे बी किसी बंदे को अरेस्ट करे, उसके बाद का प्रोसीजर क्या होने वाला है, चार्जशीट कैसे जाएगी, है ना, या फिर एफआईआर कैसे फाइल होने वाली है अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस है तो, या फिर कोर्ट में कब पेशी होगी, बेल का प्रोसीजर कैसा होगा, बेल के लिए कितनी श्योरिटीज या बॉन्ड्स लगेंगे, ये जो सारी चीजें है ना, श्योरिटीज और बॉन्ड्स, ये मैं सब एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट।
राइट। सो ये सारी चीजें प्ले में आती है। सो सीआरपीसी इज अ प्रोसीजरल लॉ बिकॉज इट डील्स विद प्रोसीजर पोस्ट somebody has committed the offense, and IPC is something which is your substantive because it just contains the definition and just the punishments for it, right? Indian Evidence Act 1872, that is also BSS currently, and it is something which provides information regarding investigation and trial. You don't have to do it. The Indian Evidence Act है, that is very very tricky. When we read it during our CLAT preparation, that actually turned out to be really tricky. बट जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है वी आर गोइंग टू डिस्कस टुगेदर वाई द बेयर एक्ट, ठीक है? जो जो रेलिवेंट लगते हैं, पूरा नहीं पढ़ना ऑब्वियसली। देयर आर कैटेगरीज ऑफ क्रिमिनल कोड्स इन इंडिया। इस पर आई वुड सजेस्ट एक सेपरेट मैंने जुडिशरी निकाल लिया, उसकी सच्चाई क्या है, ऐसा समथिंग समथिंग आई प्रिपेयर्ड अ वीडियो, यू नीड टू गो थ्रू दैट पर्टिकुलर वीडियो बिकॉज द हायरार्की और द कैटेगरीज आई हैव एक्सप्लेन्ड over there like very beautifully, right, on a whiteboard rather. So अच्छे से वो हायरार्की समझ में आ जाएगी। अब कुछ हायरार्की में देखो, कुछ अलग से मैं आपको पॉइंट्स बता देती हूँ जो यहाँ पर चीजें, जैसे जैसे फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट यहाँ पर लिखा हुआ है, या in states such as Kerala, second and first class magistrates have been unified. Now why they have been unified? They have been unified because area is less in Kerala. Now केरला में इतनी पॉपुलेशन है नहीं कि इतने लोग को रिप्रेजेंट करना पड़े, इतने कोर्ट्स को स्टैब्लिश करने, या फिर इतने आई वुड से जजेस बिठाने पड़े, ठीक है? तो वहां पर क्योंकि पॉपुलेशन कम है, क्योंकि लैंड एरिया भी कम है, इसलिए हम उसको यूनिफाई कर दिए, एक ही जगह उसको बना दिया, सेकेंड और फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट कंबाइन कर दी पोजीशन को, ठीक है? मेट्रोपॉलिटन के बारे में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट इज एन आईएएस ऑफिसर, आई हैव एक्सप्लेन दैट एज वेल, राइट? एंड प्लस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लास आई वुड से 11th NCRT. So for 11th NCRT, you need to make sure, like, if you're preparing just for legal studies, sections को learn करना is like very important. So learn the sections. If you go through them again and again, then you would be able to learn. No worries. For CLAT, you don't have to learn it. I would say just skim through the hierarchy. You don't have to. I would do it. I would say do by heart, right? Types of offenses. यहाँ से हम आगे अपने major topic, that is types of offenses. We are going to deal with bailable and non-bailable offenses. Remember this thing. So हमारे types of offenses बहुत तरीकों के होते हैं. We are going to read about bailable, non-bailable offenses. Under that, we are also going to read about anticipatory bail, which is altogether a very separate thing. We are also going to read about cognizable and non-cognizable offenses, and apart from that, compoundable and non-compoundable. Majorly, these three kinds of offenses we are going to do. I would say not kinds, but rather categories. ठीक है? और उसके सब काइंड्स। चलिए बेल के बारे में बात करते, देखिए ऐसा ऑफेंस जहां पर आपको बेल मिल जाती है, दैट इज गोइंग टू बी अ बेलेबल ऑफेंस। ऐसा जहां पर बेल नहीं मिलती, दैट इज गोइंग टू बी नॉन बेलेबल ऑफेंस। नाउ द वेरी फर्स्ट गो, आई वुड एक्चुअली वांट यू टू एक्सप्लेन, आई वुड एक्चुअली वांट माई सेल्फ रादर टू एक्सप्लेन अ प्रोसीजर, बिकॉज इफ आई एक्सप्लेन यू द प्रोसीजर देन थिंग्स वुड टर्न आउट प्रीटी इजियर फॉर यू। नाउ लेट्स सपोज समबडी इज कमिटेड एन ऑफेंस, कोई किसी ने कुछ कमिट करा, लेट्स सपोज थेफ्ट कमिट करा। अब क्या होता है, पता चलता है इस बंदे ने थेफ्ट कमिट करा है, तो पुलिस क्या करती है, उस बंदे को उठा के ले जाती है। अब उठा के ले जाती है तो वो 24 आवर्स अराउंड लॉकअप में उसको रखती है, ठीक है? मतलब ऑफ कोर्स, और उसके बाद वो पेश कर देती है मैजिस्ट्रेट के सामने, जहां पर उसका ट्रायल चालू होता है। मतलब चार्जशीट फाइल करी जाती है, देखा जाता है क्या वो बंदा जेन्युइनली उसने कमिट करा था या फिर किस इंटेंशन के अकॉर्डिंग उसने कमिट करा था। वैसे इंटेंशन इतनी मैटर नहीं करती, जैसे अगर लेट्स सपोज किसी ने चोरी करी हो और किसी के घर में खाना नहीं है और उसने ब्रेड की चोरी करी, तो इन दैट केस स्टिल मतलब आपकी इंटेंशन नहीं देखी जाएगी, आपने कमिट करा ऑफेंस, आपको ट्राई करा जाएगा बिकॉज इंटेंशन वाला फैक्टर है नहीं। लेकिन प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में आपको जरूर देखा जा सकता है। अब व्हाट इज दैट पर्टिकुलर एक्ट, वी आर गोइंग टू डील इन दिस वेरी सेक्शन, नो वरीज। मैजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया जाता है, डिसाइड करा जाता है बंदे ने कमिट करा है नहीं करा है। अगर मैजिस्ट्रेट को समझ में नहीं आता है तो वो पुलिस को बोल देता है कि आप थोड़ा सा और बंदे को लॉकअप में रख लो, तो आप और चेक कर लो और इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर लो। अगर ऐसा होता है कि मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड है कि इसने ऑफेंस कमिट करा है, तो वहां से ट्रायल चालू होता है, मतलब वहां से कोर्ट प्रोसीडिंग चालू होती है, वहां से प्रोसिक्यूशन को पेश पेश करा जाता है। प्रोसिक्यूशन मतलब ऐसा काउंसिल जो विक्टिम को रिप्रेजेंट कर रहा हो। ये डिफेंस वो काउंसिल होता है जिसने जो उस बंदे को रिप्रेजेंट कर रहा हो जिसने क्राइम कमिट करा है। वी आर गोइंग टू रीड इट, राइट? नो वरीज। I think I should explain that only first. Yeah, the terminologies. तो पहले देख लो, plaintiff is the one who files a civil case. अब देखो, मैं चाहे यहाँ पर बात करूं मैं plaintiff की या चाहे मैं बात करूं इसकी prosecution की, both of them mean the same. फर्क सिर्फ सिविल केस में प्लेंटिफ बोलते हैं जिसके साथ सिविल, आई वुड से नॉट क्राइम बट सिविल केस तो किसी के साथ हुआ, सो दैट इज गोइंग टू बी प्लेंटिफ।
Then prosecution is someone who's basically a victim in the case of a criminal matter. Defendant is someone against whom the case has been filed, matlab somebody who has created that civil wrong or who has committed that civil wrong, that person is going to be the defendant. However, defense is again from the side of accused, so defendant and defense, both of them mean the same, irrespective of whether it is criminal or civil law. ठीक है. प्लेंट होता है एक रिटन डॉक्यूमेंट जहां पर प्लेंटिफ अपना स्टेटमेंट देता है कि इस बंदे ने मेरे साथ क्या क्या करा और प्रेयर मांगता है कोर्ट से, प्रे करता है कोर्ट से. रिटन स्टेटमेंट इज समथिंग व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय द डिफेंडेंट टू द प्लेंटिफ्स आर्गुमेंट. ठीक है, दोनों सिविल के मैटर्स हो गए. एपले वंस हु फाइल्स द अपील एंड रिस्पोंडेंट अदर पार्टी अगेंस्ट whom the appeal has been filed. So let's suppose district court ने इस particular matter पर अपना decision दे दिया. People are not satisfied. The parties rather are not satisfied. One of the parties. So party goes to the high court. So one who appeals to the high court is going to be known as the appellant, and the against whom, because again who can file against somebody, right? So that particular person against whom the case has been filed is going to be the respondent. Fine. What is interim? Interim is in between the proceedings. We'll read about it. एक प्रोसीडिंग के बीच में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, दैट इज गोइंग टू बी इंटरिम. जस्ट अ नॉर्मल वर्ड. ठीक है. Arrested and an accused person. When a person is arrested by police during investigation merely on the basis of suspicion that he or she has committed an offense, he is known as an arrested person. When concrete evidence is found, is going to be an accused person. अब conviction and acquittal का मतलब ऑलरेडी पता है. conviction मतलब जिस बंदे को guilty declare कर दिया जाता है. However, accused person, however, acquittal is when you are not declared guilty, right? आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, you are actually acquitted, right? You mean by that. तो आप जब अरेस्ट कर लिए जाते हो बाय पुलिस, तो पुलिस के द्वारा उठाकर ले जा दिए जाते हो, यू आर गोइंग टू बी एन अरेस्टेड पर्सन. लेकिन जब आप 24 आवर्स के बाद मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट होते हो, तो आप और फाइनली ये डिसाइड होता है कि हाँ आपने क्राइम कमिट करा था, तो आप फाइनली आप पर अक्यूज्ड बंदे, अब आप अक्यूज्ड माने जाते हो, आपको अक्यूज्ड बंदा घोषित कर दिया जाता है. उसके बाद जब ट्रायल होता है तो पता चलता है कि वो कन्विक्टेड है या फिर वो अक्विटेड है, वो बात की बातें हैं. Application. Document seeking urgent instant relief. It can be filed by plaintiff or defendant. It can be filed with a plaint or a statement or even between the proceedings. An application is always filed under the plaint after the case has been filed. A person who files an application is known as an applicant, and a person against whom the application has been filed is known as a respondent. Urgent इंस्टेंट रिलीफ अगर बीच में, दिस इज ओनली यूज्ड ड्यूरिंग एक्सीजेंसी. मतलब कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ना, और हम एक एप्लीकेशन को फाइल कर रहे हैं, सो दैट इज गोइंग टू बी दैट. लाइक इफ आई टेल यू एन एग्जांपल, अर्जेंट रिलीफ में लेट्स सपोज, अच्छा इसको आप मान सकते हो कि दोनों नेबर्स हैं, दोनों नेबर्स रह रहे हैं, और कोई आई वुड से सिविल, हाँ सिविल वाला मामला है. तो जो बंदे का जो छत से पानी बहुत सारा गिरता रहता है और दूसरे बंदे की छत पर आता रहता है. तो एक नेबर है, नेबर की छत से बहुत सारा पानी गिर रहा है, दूसरे नेबर के घर पर वो आ रहा है छत पर. तो जो छत पर पानी आ रहा है ना, तो बार बार उसका बच्चा खेलने जाता है छत पर, जो ये वाला नेबर है, और बार बार वो बच्चा गिर जाता है. बच्चा छोटा है और चांसेस है कि वो बच्चा ना टेरेस से गिर जाएगा. तो यहाँ पर इतना अर्जेंट इंस्टेंट रिलीफ है. मानो उसने केस तो फाइल करा क्योंकि ट्रेसपास हो रहा था उसके टेरेस पर, उसकी प्रॉपर्टी में, लेकिन उसे अर्जेंट इंस्टेंट रिलीफ चाहिए था कि वो बंदा रोक के एकदम से वो चीज, केस तो चल रहा है बट वो बंदे को रोकना पड़ेगा क्योंकि उसके बच्चे पर आंच ना है. उसको केस में और तुम कॉम्प्लेक्सिटी मान लो कि मान लो वो बच्चा मेड के साथ रहता है, मेड इतना ध्यान नहीं रख पाती बच्चे का, राइट, और जो बंदा है वो बाहर रहता है तो बच्चे को तो देख नहीं पाता. बच्चे की सेफ्टी के लिए यू आर जस्ट आस्किंग द कोर्ट टू एक्चुअली टेल दैट पर्टिकुलर पर्सन that you need to stop actually you need to actually stop that particular act that you are committing. You need to stop trespassing his property, right? You need to stop again, make sure that the water does not go into someone else's, I would say, terrace. So you need to make sure that. So that's the kind of the urgent instant relief that you are asking or you are pleading from the court. Pleading means requesting. Fine. Okay. Bailable is something when a particular offense is bailable, you will get bail. Non-bailable is something you are not going to get bail. Now, how these things are decided? Let's check it out. The object of detention of an accused is primarily to secure his physical appearance. Detention means when a person is arrested. So in that case, its major role क्या है arrest होने का, कि आप कोर्ट में पेश हो जाओ 24 hours बाद, आप भाग ना जाओ कहीं से, right? That is going to be the, I would say, the sole purpose of being arrested, right? Of being detained by the police, because 24 hours में हो सकता है आप कहीं भाग जाओ
पॉसिबिलिटी है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बेल के लिए आपका खुद के बॉन्ड्स लगेंगे, सिक्योरिटीज लगेंगे। ये मैं बताती हूँ क्या है। और बेल क्या है, मैटर ऑफ जुडिशियल डिस्क्रेशन है, दैट इज जुडिशरी इज गोइंग टू डिसाइड वेदर यू गोइंग टू गेट द बेल और नॉट। जुडिशरी एंड पुलिस टुगेदर डिसाइड्स, सो योर बेल कुड बी रिजेक्टेड आल्सो ड्यू टू XYZ रीजंस। बेल इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट, करेक्ट। अब ऑन द बेसिस ऑफ ओन बॉन्ड, देखो जब एक बंदा बेल पर, उसको बेल मिलनी होती है, ठीक है, 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स पुलिस उसको उठा कर ले गई, उसको चाहिए एकदम बेल फॉर 24 आवर्स, तो क्या होगा, उसको अपने खुद का बॉन्ड कुछ अमाउंट देना पड़ता है छूटने के लिए जेल से। इट्स नॉट एग्जैक्टली जेल, इट इज अ लॉकअप, ओके, because jail and lockup में फर्क होता है। I had posted this on my LinkedIn as well. We visited there a police station which was very near to our school there in Saket, and udhar we found a person in a lockup. However, Tihar jail is a proper jail. So वो बंदे को within 24 hours there was some insurance मामला that he was supposed to be presented before the court the very next day. So he was there in the lockup for 24 hours. After that, he would be, if things are decided or if he's declared guilty, he would be sent to the jail, which is judicial custody. Remember this thing. पुलिस कस्टडी इज पुलिस लॉकअप, जुडिशियल कस्टडी जेल, सेपरेट थिंग, विल टॉक अबाउट इट। सो उसको कुछ पैसे देने पड़ सकते, हो सकता है 1 लाख 2 लाख डिपेंडिंग ऑन द ऑफेंस, एंड 2 श्योरिटीज। और मेजरली देयर आर 2 श्योरिटीज, बट एक भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द ऑफेंस। श्योरिटीज मतलब कुछ ऐसे बंदे जो गारंटर बन सके कि हाँ ये बंदा नहीं भागेगा और ट्रायल पर वापस जरूर आएगा, राइट। तो 24 आवर्स में तो भाग जाए, तो तुम्हारा फिजिकल अपीयरेंस है, लेकिन श्योरिटीज में लाइक 2-3 पर्सन्स ऑफ योर्स, मे बी योर maybe your 2 friends, maybe any sister of yours, brother of yours, sibling, etc., etc. Any one of them can basically come and assure the court or assure the police station that that person would not run away and that person would successfully appear in the court hearings. Fine. अब सीआरपीसी ने इसको क्लासिफाई करके रखा है बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस में। फॉर 11th एनसीईआरटी, all those who preparing for 11th exams, you need to make sure you learn all these sections. Okay, all the serious offenses are considered as non-bailable offense. Serious offense जैसे rape, that is considered as a non-bailable offense. Non-bailable offense का मतलब ये बहुत serious offense है जिसकी punishment 3 या 3 साल से ज्यादा हो। I have also I think already discussed this particular thing, difference between petty offense, serious offense, and heinous offense. I think I have explained it under पॉश, एक बार उसको जाके देख लीजिएगा, आई बटन पे अटैच कर दूंगी। लेकिन बेलेबल ऑफेंस तब होता है जब कोई छोटा मोटा क्राइम, ठीक है, छोटा मोटा क्राइम हो तब आपका बेलेबल ऑफेंस पे चीजें काम कर जाती है, तो और आपको बेल मिल जाती है। छोटा मोटा हो सकता है, राइट, इट कुड बी लाइक एनीथिंग, इट कुड बी लाइक किसी को गलती से आपने पत्थर मार दिया, या फिर बहुत छोटे छोटे ऑफेंस। ऑफ कोर्स इट्स मेंशन अंडर आईपीसी व्हिच टाइप ऑफ ऑफेंसेस आर कंसीडर्ड बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। सो नॉन बेलेबल इज समथिंग, सॉरी बेलेबल इज समथिंग कि बहुत छोटा सा, इतना कुछ वो नहीं हो कि बहुत सोसाइटी के लिए हार्म। ऑफ कोर्स रेप एंड मर्डर तो बिल्कुल ही अलग ही लेवल पर आ गए, लेकिन बाकी छोटे मोटे क्राइम्स के बारे में बात करो तो उसमें बेल मिल जाती है। But if the offense is non-bailable, that means that does not mean that the person accused of such offense shall not be released on bail. In such a case, bail is a matter of right, not a matter of right, but only a privilege, which is granted at the discretion of the court. So it's just on the basis of court's discretion. Power to cancel bail has been given to the court and not to the police officer. The court which granted the bail can alone cancel it. So court, of course, has the power of granting and cancelling the bail. If a person accused of bailable offense is arrested or detained without warrant, he or she has a right to be released on bail. अच्छा, I'll explain this particular statement. I'm highlighting this. एक बार हम कॉग्निजेबल वगैरह पढ़ लें तब we'll get to know about this. ठीक है। एंटिसिपेटरी बेल, एंटिसिपेटरी का मतलब क्या होता है, यू आर एंटिसिपेटिंग दैट यू आर somehow maybe you are getting that kind of, I would say, goosebumps that okay, you could be arrested, not you would be arrested, but you could be arrested. You're getting that kind of thoughts up. Thoughts are not actually talking about getting, I would say, having a negative thought process if a person has a negative mindset, but it is something, oh, that particular person could be arrested. I could be arrested in this particular matter because somehow I'm linked to this matter. Though I'm not the prime suspect, but again, I could be arrested. So that is something which is anticipatory bail because you're just anticipating. आपको वो हो रहा है आशा, I would say not आशा, but you're getting that thing. Oh, I could be arrested. So that is the thing which is anticipatory bail. You're just anticipating. So anticipatory bail क्या होता है, आपको पुलिस उठा कर ले जाएगी, तो आप क्या करोगे, जैसे मैटर हुआ, पुलिस को पता चला, आपको पता चला,
कि जो पुलिस है वो सस्पेक्ट्स को उठाकर ले जा रही है, आपको लगा ओ आई वाज समहाउ लिंक्ड टू द मैटर, आई वाज देयर एट द पार्टी यस्टरडे, आई कुड बी अरेस्टेड अंडर दिस, ओके, I'll apply for anticipatory bail. Even if the police comes to arrest me, police cannot arrest me because I have the anticipatory bail. So I do not have to spend my 24 hours there in a lockup. I can appear in the trial wala process, and after post 24 hours, of course, I would not have to stay in that lockup period of 24 hours. That's simple. That is just anticipatory bail. Correct. You're just anticipating. You have that thing. Oh, I could be arrested and all sorts of things. Right. That is anticipatory bail. Section 438. Remember this. अब एंटिसिपेटरी बेल सेक्शंस कोर्ट के पास भी जा सकती है, इसका हाईएस्ट आई वुड से कोर्ट अंडर द क्रिमिनल ब्रांच इन द पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, हाई कोर्ट और इवन द सुप्रीम कोर्ट. नॉर्मली जो कोर्ट ऑफ सेक्शंस के पास से जाते हो फॉर दिस पर्टिकुलर मैटर, राइट. अब क्या होता है, कोर्ट कंसिडर कर सकता है एंटिसिपेटरी बेल बहुत चीजों पर. पहले नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ एक्यूजेशन क्या है, हो सकता है, देखो कोर्ट जरूरी नहीं आपको मिल जाएगी, हो सकता है डिनाई भी करी जा सके. मान लो रेप का मामला है, अब रेप के मामले में अगर कोई एंटिसिपेटरी बेल मांग रहा है, पुलिस अगेन कोर्ट इज गोइंग टू थिंक अबाउट ओ दैट्स अ वेरी ग्रीवियस ऑफेंस, कैसे मतलब आप इसको बंदे को बेल दे सकते हो सकता है बंदा कुड बी रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर आई वुड से क्राइम दैट वाज कमिटेड, सो हो सकता है बेल डिनाई हो जाए. एंटीसीडेंट्स ऑफ द एप्लीकेंट, हो सकता है यार ये होता है एंटीसीडेंट्स मतलब हिस्ट्री, ऑलरेडी एक पर्टिकुलर बंदा मान लो हिस्ट्री शीटर है, तो इन दैट केस वो बंदा का ऑलरेडी ही उसका बैकग्राउंड खराब है, उसकी हिस्ट्री ऑलरेडी खराब है, क्योंकि वो ऑलरेडी आई वुड से क्राइम करते हुए आया है. सो इन दैट केस हो सकता है पुलिस डिनाई करते हैं बिल्कुल, हो सकता है ना भी करे, अगर पहले पहले इनोसेंट बंदा है, उसकी आई वुड से हिस्ट्री में कुछ नहीं लगा वैसे कि उसने वो क्राइम कमिट करा है, हो सकता है बेल मिल जाए. पॉसिबिलिटी दैट द एक्यूज में फ्ली फ्रॉम जस्टिस, ऐसा देखा जा सकता है, हो सकता है वो देश छोड़ के भाग जाए, राइट. देश छोड़ के भाग जाए इस 24 आवर्स के टाइम पर, है ना. तो ऐसा हो सकता है ओके इज अ वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन, वो देश छोड़ के जा सकते हो, ओके आई एम गोइंग टू डिनाई द बेल. Accusation appears to be aimed at humiliating the applicant, right. तो मान लो कुछ ऐसा है, you are a very high profile person, किसी मामले में इन्वॉल्व हो गए, एंटिसिपेटरी बेल मांग रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जब तक पुलिस मेरे को देखती रहेगी, जब तक मैं सस्पेक्ट रहूंगा, वन ऑफ द सस्पेक्ट्स, या फिर अगर मैं अरेस्ट हो गया, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरे खानदान की बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन, इट्स नॉट फॉर कॉमन मैन, इट्स फॉर इन्फ्लुएंशियल पीपल ओनली. तो लगता है यार इज्जत पे आंच आ जाएगी. सो इन दैट केस इज ऑल्सो यू कैन अप्लाई फॉर एंटिसिपेटरी बेल. ठीक है. आप बॉलीवुड सेलिब्रिटीज या फिर मिनिस्टर्स को, ये वाला जो फोर्थ पॉइंट है, ये उन पर काफी एप्लीकेबल हो जाता है. ठीक है. अब आते हैं कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस. फाइन. सो आई थिंक आई शुड कंटिन्यू विद दिस इन द नेक्स्ट वीडियो. ठीक है. सो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल.